बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और प्रीवियस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें हमने प्रोटीन्स के बारे में जनरली पढ़ लिया था। अब हम अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड्स के बारे में पहले मैं आपको बताते चलूँ कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने हुए होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, यानी कि जब हम प्रोटीन को बनाना स्टार्ट करते हैं तो जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन को तोड़ेंगे तो हमें जो यूनिट मिलेंगे वो भी अमाइनो एसिड ही होंगे। टाइप्स, देयर आर अबाउट 170 टाइप्स इन सेल्स एंड टिश्यूज। अगर हम अमाइनो एसिड्स की टाइप की बात करें तो हमारे सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर डिफरेंट 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अबाउट 25 टाइप्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स, और इन 170 टाइप में से 25 टाइप्स ऐसी हैं जो प्रोटीन्स बनाती हैं। बाकी की टाइप्स प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज़ नहीं होती। और इन 25 टाइप्स में से भी 20 टाइप्स ऐसी हैं जो ज़्यादातर प्रोटीन में पाई जाती हैं और 5 टाइप्स रेयरली पाई जाती हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन शो की गई है जो कि प्रोटीन के ज़मरे में आती है। इसमें अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। अमाइनो एसिड्स को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। फिनाइल एलानीन, ल्यूसीन, सीरीन, सिस्टीन, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड के जनरल फार्मूला की बात करें तो ये अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है या एक मॉलिक्यूल है उसका। इसके जनरल फार्मूला में एक अमाइनो ग्रुप होता है NH2 अमाइनो ग्रुप, फिर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, एक हाइड्रोजन एटम है और एक R साइड चेन है। इस साइड चेन में R का मतलब ये है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकती है, या इसके अलावा ये CH3 मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, या फिर कोई और ग्रुप भी हो सकता है। अगर यहाँ पर H मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो, तो फिर इसे हम ग्लाइसिन कहेंगे। अगर इस जगह पर CH3 ग्रुप मौजूद है तो फिर इसे हम एलानीन कहेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से इस R ग्रुप की वजह से डिफर करते हैं। बाकी तीनों चीज़ें सेम रहेंगी। इसके अलावा ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये एक कार्बन के साथ अटैच हुए होते हैं जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स अटैच हैं जिसमें एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक कोई भी साइड चेन में हो सकता है। और साइड चेन पे डिपेंड करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड की बात हो रही है। अगर हाइड्रोजन हो तो वो ग्लाइसिन की बात हो रही है, अगर CH3 है तो ये एलानिन की बात हो रही है। इस तरीके से जो ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा उस मुताबिक वो अमाइनो एसिड दूसरे के साथ डिफरेंट होगा। अमाइनो एसिड्स मेक पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं जिसे पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। पेप्टाइड वो बॉन्ड्स होते हैं जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान मौजूद हैं, और पॉली मीन मैनी। तो जब मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं तो फिर उसके नतीजे में एक चेन बनती है, उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। द पेप्टाइड बॉन्ड, it is formed between two amino acids या amino group of one amino acid may react with the carboxylic group of another releasing a molecule of water। जब एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और पानी के एक मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसे हम अमाइनो उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा होगा, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक अमाइनो एसिड ये मौजूद है और दूसरा अमाइनो एसिड ये मौजूद है। इसकी कोई R1 चेन है और इसकी R2 चेन से शो किया गया है, बाकी चीज़ें सेम है। तो यहाँ से एक HO इस हाइड्रोजन के साथ यूनाइट होके वाटर मॉलिक्यूल बनाकर निकल जाता है।
अब यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा और दूसरी साइड से जो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों आपस में यूनाइट हो जाएंगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, पहले NH2 फिर यहाँ पे HCr1 HCr1 भी सेम है, लेकिन यहाँ पर कार्बन है और उसके साथ ये डबल बॉन्ड O है। जो OH था वो पानी की फॉर्म में निकल चुका है। दूसरी जानिब नाइट्रोजन आ जाएगी, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ ये अटैच हो जाएगा और नाइट्रोजन के साथ अटैच होने के बाद इसका हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह बाकी सारा हिस्सा भी ये वाला इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड बना है इसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। It is the linkage between the hydroxyl group of carboxylic group of one amino acid and the hydrogen of amino group of another amino acid to release water and CN link to form a bond. अब यहाँ पे ये जो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है और ये इसके जरिए ये दोनों अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं। जब दो अमीनो एसिड्स आपस में यूनाइट होते हैं तो इसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है। अगेन इनके जो एंड्स हैं वो फ्री हैं और ये मजीद किसी ना किसी अमीनो एसिड के साथ इस साइड पर और इस साइड से यूनाइट होने की काबिलियत रखते हैं। डाइपेप्टाइड के दोनों एंड्स फ्री हैं। पेप्टाइड बॉन्ड की एग्जांपल यहाँ पर हमें ग्लाइसिन और एलानीन की फॉर्म में दी गई है कि जब ग्लाइसिन और एलानीन कंबाइन होती हैं तो ये ग्लाइसल एलानीन बनाती हैं। जैसे कि हमने पीछे बात की थी, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हाइड्रोजन ग्लाइसिन में हाइड्रोजन होती है R की जगह और एलानीन में CH3 होती है। जब ये दोनों आपस में यूनाइट होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगी, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होंगे और यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। इसे हम अब नाम दे देंगे ग्लाइसल एलानीन का और ये एक डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड, टू अमीनो एसिड्स ऑफ यूनिट्स यूनाइटेड टू फॉर्म अ डाइपेप्टाइड। दो अमीनो एसिड यूनिट आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक डाइपेप्टाइड बना देते हैं। अमीनो ग्रुप एट वन एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप एट अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। अगेन यहाँ पर हम एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि हमारे पास दो अमीनो ग्रुप्स होते हैं, दो अमीनो एसिड्स होते हैं। एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल दरमियान से रिलीज हो जाता है और कार्बन और नाइट्रोजन आपस में लिंक कर जाते हैं। Both reactive parts again available for further peptide bonds to produce tripeptides, tetrapeptides and pentapeptides etc. leading to polypeptide chain. दोनों रिएक्टिव पार्ट्स यानी कि जो किनारों पे उनके बॉन्ड्स मौजूद हैं वो अब अगेन फर्दर बॉन्ड बनाने के लिए फ्री हैं और ये इनके साथ अगर एक और अमीनो एसिड अटैच हो जाएगा तो ये ट्राइपेप्टाइड्स बना देंगे। अगर एक और अटैच हो जाएगा तो ये टेट्रा और इसी तरह फिर पेंटा पेप्टाइड्स बनाते जाएंगे। जितने अमीनो एसिड्स आपस में अटैच होते जाएंगे उतने ही हम उसको पेप्टाइड का नेम देते जाएंगे। पहले दो अमीनो एसिड अटैच थे तो डाइपेप्टाइड था। जब तीन अटैच हो जाएंगे तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा। जब चार आपस में अटैच होंगे तो वो टेट्रापेप्टाइड होगा। इसी तरह अगर 5 अटैच होंगे तो वो पेप्टापेप्टाइड होगा, पेंटापेप्टाइड होगा और इस तरह से पॉली पेप्टाइड चेन एक बन जाएगी जिसमें फर्दर चीजें ऐड होती जाएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, देयर आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की स्पेसिफिक खसूसियात होती हैं जिनको हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय द नंबर और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने अमीनो एसिड्स मौजूद हैं और इनकी स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है। उनकी सीक्वेंस डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोटीन ये बना रहे हैं और वो सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। अपॉन द शेप विच इन मॉलिक्यूल अज्यूम अ चेन folds into its final compact form। और ये बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, उसकी शेप पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से फोल्ड होके अपनी फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म बना रही है। तो प्रॉपर्टीज एक प्रोटीन की इन तीन चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड कर रही हैं
और जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो बेसिकली इंटर्न डिपेंड करती है जीन्स पे। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले अमीनो एसिड आपस में अटैच होकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, इसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर ये अपने साथ एक दूसरे के साथ कॉइल हो जाते हैं। अल्फा हेलिक्सेस ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और ये फिर आपस में अगेन यूनाइट होते हैं और ये कॉम्पैक्ट होते जाते हैं। फिर ये टर्शियरी स्ट्रक्चर और लास्ट एंड फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इस तरीके से आगे इनकी पैकिंग या फोल्डिंग होती जाती है और ये फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन पे डिपेंड कर रही होती हैं प्रोटीन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, कि कोई प्रोटीन क्या काम करेगा, उसकी शेप कैसी होगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देयर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में 4 लेवल होते हैं, यानी कि 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इट कंप्राइजेस नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसमें नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पे ये मॉलिक्यूल डिपेंड कर रहा होता है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में कितने अमीनो एसिड्स हैं और वो उनकी सीक्वेंस क्या है। एज वी कैन सी हेयर, यहाँ पर अमीनो एसिड्स आपस में यूनाइट हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और ये चेन बना रहे हैं। इस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और दरमियान में इनके पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद हैं अमीनो एसिड्स के। F. Sanger was first scientist who determined the sequence of amino acids in a protein molecule. एफ सेंगर पहले साइंसदान थे जिन्होंने इंसुलिन मॉलिक्यूल पे काम किया था और इस प्रोटीन की अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डिटरमिन की थी, और उन्होंने 10 साल के लिए इंसुलिन पे काम किया था। और यहाँ पे हम एक डायग्राम में देख सकते हैं कि एक अगेन पॉलीपेप्टाइड चेन शो की गई है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई फोल्डिंग नहीं है, ये ट्विस्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे एक साइड पे NH2 ग्रुप है और एक साइड पे COOH ग्रुप है। He concluded about insulin that it is composed of 51 amino acids in 2 chains. अब एफ सेंगर ने अपने 10 साल के काम के बाद ये नतीजा निकाला कि इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, जो 2 चेन्स में अरेंज होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चेन एक कलर से शो की गई है और दूसरी चेन को दूसरे कलर से शो किया गया है। तो ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल यहाँ पर दिखाया गया है। वन चेन हैड 21 अमीनो एसिड, एक चेन में इसकी 21 अमीनो एसिड्स थे और दूसरी चेन में इसकी 30 अमीनो एसिड्स थे, हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या ब्रिजेस। इनको आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइट करने के लिए इन चेन्स को इनके दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिजेस कायम किए गए थे, यानी कि सल्फर सल्फर ब्रिज जो है वो इनमें मौजूद था। Hemoglobin is composed of 4 chains, 2 alpha and 2 beta chains. Each alpha chain contains 141 amino acids, while each beta chain contains 146 amino acids. हर हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 चेन्स पाई जाती हैं, जबकि इंसुलिन में 2 पाई जाती हैं। और हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल इंसुलिन के मॉलिक्यूल की निस्बत काफ़ी बड़ा होता है। इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। जो अल्फा चेन है इसमें 141 अमीनो एसिड्स हैं और बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ और चीज़ों के हवाले से हम पढ़ेंगे। दैट साइज ऑफ अ प्रोटीन। एक प्रोटीन का जो साइज है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें कौन कौन सी टाइप के अमीनो एसिड्स हैं और कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। तो बेसिकली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ये पॉलीपेप्टाइड होती है, जो कि स्ट्रेट चेन होती है। इससे आगे फोल्डिंग या फिर इसकी कॉइलिंग के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बनने होते हैं। इसलिए अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो भी और उसकी जो तादाद है वो भी यहाँ पर ही डिसाइड होती है कि कौन कौन से अमीनो एसिड यहाँ पर मौजूद होंगे। उनका साइज बड़ा होगा तो प्रोटीन का साइज भी बड़ा होगा, उनका साइज छोटा होगा तो प्रोटीन का साइज भी छोटा होगा। जैसे हम साइड पे देख सकते हैं तो हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस नज़र आ रही है प्राइमरी स्ट्रक्चर की। ये सारे डिफरेंट प्रोटीन्स, एक प्रोटीन में डिफरेंट अमीनो एसिड यहाँ पर अटैच हुए हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रक्चर शो की गई है, सीक्वेंस शो की गई है।
नंबर ऑफ ए प्रोटीन, अब एक प्रोटीन इंसान के जिस्म में कितने प्रोटीन पाए जा रहे हैं? देर आर अबाउट 10,000 प्रोटीन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सर से लेके पाँव तक हमारे अंदर 10,000 किस्म के प्रोटीन्स मौजूद हैं। दे आर कंपोज ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमने जैसे कि पीछे पढ़ा था कि 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स ज़्यादातर प्रोटीन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन बनाने में। तो उन 20 अमाइनो एसिड्स की ख़ास और यूनिक अरेंजमेंट जो है वो ये सारे 10,000 टाइप्स के प्रोटीन्स बनाने में हमारी हेल्प करती है। द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज डिटरमिन्ड बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। यानी कि जो डीएनए है वो उसके ज़रिए हम प्रोटीन की सीक्वेंस को डिटरमिन करते हैं, क्योंकि जो डीएनए है वो कॉपी होगा, वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा और मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होगी उसके मुताबिक हम अमाइनो एसिड्स को हमारी बॉडी आपस में अरेंज कर देगी। तो इन टर्न ये डीएनए पे डिपेंड करेगा कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस है उसके मुताबिक इसको अरेंज किया जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है ये हाईली स्पेसिफिक होती है एक प्रोटीन की फंक्शनिंग के लिए। अगर ये अपनी नॉर्मल प्लेस पे ना हो तो फिर क्या होगा कि फिर प्रोटीन जो है ये फेल हो जाएगा टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल फंक्शन। अगर सीक्वेंस में कोई चेंज आ रहा था, जैसे कि किसी की बॉडी के अंदर डीएनए में कोई प्रॉब्लम हो गया है या फिर समटाइम्स कॉपी करते हुए उसको मैसेंजर आरएनए बनाते हुए वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है तो प्रोटीन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी और किसी एक भी अमाइनो एसिड के नॉर्मल प्लेस पर ना होने की वजह से, रिप्लेस होने की वजह से या फिर वहाँ से डिलीट हो जाने की वजह से वो प्रोटीन अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास सिकल सेल हीमोग्लोबिन है। इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी एनी और सफिशिएंट ऑक्सीजन लीडिंग टू डेथ ऑफ पेशेंट। इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है वो सफिशिएंट या फिर ना मतलब ऑलमोस्ट नो या फिर सफिशिएंट ऑक्सीजन इतनी नहीं होती कि वो पेशेंट की डेथ को यानी कि कर देती है। हमें ये बात तो पहले भी पढ़ ली हुई है कि हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करती है ऑक्सीजन की। तो ये इस केस में हीमोग्लोबिन का साइज छोटा हो जाता है ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप हो जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये फिर पेशेंट के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन को कैरी नहीं करती, जिसकी वजह से पेशेंट के सेल्स की डेथ होने लग जाती है और अल्टीमेटली पेशेंट की भी डेथ हो जाती है। ओनली वन अमाइनो एसिड इन ईच बीटा चेन आउट ऑफ 574 अमाइनो एसिड do not occupy normal place in proteins and replaced by other amino acid। ऐसा क्यों होता है कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन क्यों बनती है? ऐसा इस वजह से होता है कि सिकल सेल वाली कंडीशन में अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड, 574 टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं हीमोग्लोबिन में, जो चार चेन्स में अरेंज हुए होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। और इन 4 चेन्स में से एक चेन में अमाइनो एसिड की रिप्लेसमेंट हो जाती है किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहती। जैसा कि हमें यहाँ दिखाया गया है कि ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड होता है, जबकि म्यूटेंट में ये जिसके अंदर चेंज आती है यहाँ पे कोई दूसरा अमाइनो एसिड जैसे कि वेलिन है, ये यहाँ आकर अटैच हो जाता है और ये अब नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड लेवल हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। द पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में नहीं रहती, बल्कि ये क्या करती हैं, ये या तो कॉइल हो जाती हैं और कॉइल होके एक हेलिक्स बना देती हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये अब कॉइल होना स्टार्ट हो गई हैं, इससे पहले ये स्ट्रेट फॉर्म में थी। स्पाइरल फॉर्मेशन, अगर हम अल्फा हेलिक्स की बात करें तो स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड, जो स्टेट पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो अब स्पाइरल स्प्रिंग की फॉर्म में आ गई है।
और ये वेरी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाती है विद 3.6 अमीनो एसिड्स इन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स। हेलिक्स के हर टर्न में 3.6 के करीब अमीनो एसिड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 और ये ऑलमोस्ट 6, 3.6 के मुताबिक करीब करीब हर एक टर्न में अमीनो एसिड्स होते हैं और ये स्पाइरल फॉर्म में है, स्प्रिंग लाइक फॉर्म में है और ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक खास तरतीब से यहाँ पर हर चीज मौजूद है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स जो है ये हेलिकल स्ट्रक्चर केप्ट रखी जाती है कांस्टेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इस स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए या कांस्टेंट रखने के लिए इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं और ये सक्सेसिव टर्न्स ऑफ स्पाइरल के साथ साथ काम चलता रहता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये टर्न करती जा रही है, ऊपर वाले हाइड्रोजन के नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं। तो ये अल्फा हेलिक्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। सेकंड बीटा प्लेटेड शेड होती है जो कि फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड की वजह से बनती है। कुछ केसेस में स्प्रिंग की फॉर्म में बनने की बजाय ये शीट्स अपने ऊपर ही इस तरीके से बैकवर्ड फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आमने सामने की तरफ बन जाती है। इसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। ये भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे पास तीसरा लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में। ये यूजुअली ए पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी उसके बाद ये वाली शेप में क्या होगा कि वो मजीद एक दूसरे के ऊपर बैंड और फोल्ड होना शुरू हो जाएंगी और एक ग्लोबुलर ग्लोब लाइक या फिर मोटी लड्डू की तरह की स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगी, मेंटेन्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब ये वाली स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए 3 तरह की बॉन्डिंग यहाँ पर की जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी थी वो यहाँ पर भी कायम रहेगी। इसके अलावा 2 तरह की बॉन्डिंग और होगी, एक आयनिक बॉन्डिंग भी यहाँ पर हो सकती है और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होगी और यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगी। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगी और ये इस तरीके से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर हम एक्वस इन्वायरमेंट में या पानी में टर्शरी कन्फर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, उसकी रीज़न ये है कि जो अमाइनो एसिड्स के हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होते हैं जो पानी से डरते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, बरिड इनसाइड हो जाते हैं, और जो वाटर लविंग पार्ट्स होते हैं या हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। यानी कि जब हम इसको पानी के अंदर रखेंगे तो इसके जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होंगे वो अंदर की तरफ जाते जाएंगे और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होंगे जो पानी के साथ रिएक्ट करने की काबिलियत रखते हैं वो बाहर की जानब मौजूद होंगे। अब जैसे कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन और डाइसल्फाइड लिंकेज मिडल की तरफ आ रहे हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाहर की तरफ जा रहे हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सबसे आखिरी लेवल है क्वाटनरी स्ट्रक्चर का। इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में पाई जाती है और ये लास्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर होती है। टर्शरी चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ मजीद एग्रीगेट होती हैं। एग्रीगेट होने के बाद अपने अंदर ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स को मजीद मजबूत कर लेती हैं और ये एक स्ट्रक्चर ऐसी बनाती हैं जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट्स अंदर की जानिब और हाइड्रोफिलिक पार्ट्स बाहर की जानिब आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमें एक हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर शो की गई है और क्वाटनरी ये स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है। रेड ब्लड सेल्स की एग्जिबिट क्वाटनरी स्ट्रक्चर, ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं ये एक क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, इसमें अल्फा चेन भी है, बीटा चेन भी है और दूसरी जानिब भी अल्फा बीटा चेन मौजूद है। तो इस तरीके से ये रेड ब्लड सेल के अंदर से लिया गया है और यहाँ पे ये आयरन मॉलिक्यूल या फिर हीम ग्रुप मौजूद है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात की जाए तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई प्रोटीन्स इन अ सिंगल वेल डिफाइंड फैशन। हम एक सिंगल वेल डिफाइंड फैशन में यानी कि एक चीज़ को क्राइटेरिया रखते हुए प्रोटीन्स को बआसानी तरीके से
क्लासीफाई नहीं कर सकते, इसकी ग्रुपिंग नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी इन फंक्शन, कि इनकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और उसके अलावा इनके फंक्शन बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शन ये एक दूसरे से परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम इनकी स्ट्रक्चर के मुताबिक इनको दो ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, एक को हम फिब्रस प्रोटीन कहते हैं और दूसरे को हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। अगर हम फिब्रस प्रोटीन की बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक या ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। ये फाइबर्स या फिब्रिल्स की फॉर्म में होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इनमें हमें तीन स्ट्रक्चर्स, तीन चेन्स नज़र आ रही हैं जो कि फाइबर्स बारीक और लंबी फॉर्म में हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैम, इनमें मोस्टली अल्फा हेलिक्स पाया जाता है, इसलिए इनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनसोल्युबल इन एक्वस मीडिया, अगर हम इन्हें पानी में रखें तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होंगी। नॉन क्रिस्टलाइन, इनके क्रिस्टल्स भी नहीं बनते। इलास्टिक इन नेचर, हम इन्हें खींच के लंबा कर सकते हैं या फिर इनको खींचा जाए तो ये लचकदार होती हैं। परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स इन सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, ये सेल और ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने के काम आती हैं, जैसे कि कोलेजिन। ये एक कोलेजिन फाइबर यहाँ पर दिखाई गई है, फिब्रस प्रोटीन है। ये कोलेजिन हमारे जिस्म में मौजूद होता है और ये कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे काम करता है। अगर हम फिब्रस प्रोटीन की एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास सिल्क फाइबर आती है जो कि सिल्क वर्म से ली गई है और या फिर स्पाइडर के वेब से ली जाती है। मायोसिन है जो हमारे मसल सेल्स में पाई जाती है और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। फिब्रिन है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। केराटिन नेल्स और हेयर्स में पाई जाती है। यहाँ पे केराटिन की डायग्राम शो की गई है। पहले ये अल्फा हेलिक्स शो किया गया है, फिर दो अल्फा चेन्स या दो अल्फा हेलिसेस जो हैं आपस में कॉइल हुए हुए हैं। कॉइल होने के बाद ये प्रोटोफिलामेंट बनाते हैं और ये प्रोटोफिलामेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ फिर कॉइल हो जाते हैं और इनकी कॉइलिंग से केराटिन बनती है। Globular proteins are spherical or ellipsoidal due to multiple folding of polypeptide chain. Globular proteins globe like होती हैं या फिर ये spherical round shape में या ellipsoidal होती हैं और इनमें multiple folding हुई होती है जो कि polypeptide chains की folding है। और tertiary structure इसमें important है, ये पानी में या सॉल्ट सोल्यूशन में या फिर बेस के एसिड के सोल्यूशन में या एक्वस अल्कोहल वगैरह इस तरह के वाटरी सोल्यूशंस में ये सोलूबल होती हैं। इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, इनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर हमें मायोग्लोबिन शो की गई है जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और इनके दरमियान डिफरेंट किस्म की इंट्रैक्शंस मौजूद हैं। अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की मज़ीद बात करें तो इन्हें हम फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में डिसऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है या फिर इर्द गिर्द के फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में चेंज आ गया है तो फिर ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, अलग अलग होनी शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स हैं एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन। ये चारों हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स की।